चलिए, कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। मुझे पूरे भरोसा है, विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। ठंडी में ठीक ढंग से रहिए एकदम, लेकिन पढ़ते रहिए, पढ़ना मत छोड़िए। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल एक्सपोज स्टडी सेंटर में। ध्यान दीजिए, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकर के आए हैं। टेंस जरूरी है। टेंस अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो वॉइस भी नहीं हो पाएगा, नरेशन भी नहीं होगा, और अदर बहुत सारी चीजें हैं वह भी आप बढ़िया से नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको क्लियर कीजिए। यह ट्रांसलेशन बनाने में भी काफी हेल्पफुल है, साथ साथ स्पोकन बोलने में भी ये मददगार होगा, काफी हेल्पफुल होगा। इसलिए इसको छोड़िए मत, बने हुए रहिए। एक तरह से समझिए तो आपके लिए आधार है, बेस है। इसके पहले मैं 2 वीडियो इस पर बना चुका हूं। ये जो है फिर आज का ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए, परफेक्ट मींस होता है पूर्ण। वैसे भी लोग कहता है काम परफेक्ट हो गया जी, कहता हाँ परफेक्ट हो गया। परफेक्ट मींस क्या? पूरा हो गया, क्लियर हो गया। इसलिए सीधा से समझिए बात, सीधी सी बात है। परफेक्ट मींस हुआ पूर्ण, अब प्रेजेंट मींस हुआ वर्तमान, और टेंस मींस हो गया काल। तो पूरा क्या हो गया बताइए? तो पूर्ण वर्तमान काल। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन अब इसको समझना है परिभाषा के साथ। अब देखिए, अंग्रेज लोग जो है ना, हिंदी में उसको कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, उसको परिभाषा के साथ समझ लेता है। पहले जो मैं पढ़ाता था तो उसके पहले जो है यही काम मैं करता था, हिंदी नहीं लिखता था। मैं केवल डिफिनेशन के सहारे स्टूडेंट को समझा देता था। लेकिन सभी तरह के स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के स्थिति को देख करके, परिस्थिति को देख करके, उसके कंडीशन को देख करके मैंने सारा चीज जो है फिर से शुरू किया है कि नहीं भाई, हिंदी भी बोलना जरूरी है। हिंदी नहीं बोलेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। कुछ स्टूडेंट बहुत वीक होते हैं जिसको कि इंग्लिश लफ्ज का कोई पकड़ नहीं रहता है। तो ध्यान दीजिए, द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज एनीवन हैज वर्कड। यह सेंटेंस देखिए, यहां से यहां तक जो है आपका, यहां से यहां तक जो है एनीवन हैज वर्क, यह सेंटेंस मूल चीज है। यही इसका जो है की वर्ड है। किसका की सेंटेंस है? किसका की मींस होता है कुंजी, चाबी। तो एनीवन हैज वर्कड, इसको एकदम दिमाग में रखना है। इन द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बीच में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, इसलिए गैपिंग है, समझिए। लेकिन समझने से आपको मतलब है, ध्यान रखिए। तो मीनिंग क्या हुआ भाई? मीनिंग हुआ कि वर्तमान समय में कोई काम नहीं, कोई व्यक्ति काम कर चुका है। एनीवन मींस क्या? कोई व्यक्ति कोई काम कर चुका है। द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज, अर्थात क्रिया का जो रूप यह बात को दर्शाता है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देख लीजिए, द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज, क्रिया का वह रूप जो दर्शाता है एनीवन हैज वर्कड, कोई व्यक्ति काम कर चुका है। इन द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में, इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अर्थात कहने का अर्थ है क्रिया का जो रूप यह बात को बताता है कि वर्तमान समय में कोई व्यक्ति काम को कर चुका है, इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसमें सबसे पहले क्रिया का रूप, अर्थात हम पहले बहुत बढ़िया से समझाएं, पीछे वाला वीडियो को देख लीजिएगा। अब उसमें हम नहीं चलेंगे, उसमें चलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हमको जो फैक्ट है, जो टॉपिक है, उसको समझाना है। पहले मैं समझाया था टेंस के परिचय में कि बाबू, क्रिया का रूप कैसे जो है टेंस को दर्शाता है। समय के अनुसार जो क्रिया का रूप होता है, क्रिया का रूप बदलते रहता है समय के अनुसार। वर्तमान समय में कुछ और रूप होता है, पास्ट में कुछ और रूप होता है, फ्यूचर में कुछ और रूप होता है। तो रूप को देख करके ही हम पकड़ लेते हैं कौन सा टेंस है। यहां देखिए, एनीवन हैज वर्क, यहां जो ये हैज है, यहां क्या है? हैज जो है, तो यह हैज जो है, ये हैज भी जो है क्रिया का रूप है। कहीं पर हेड भी हो सकता है, पास्ट में हेड हो जाएगा। और यहाँ V3 है, क्रिया का कौन सा रूप है? V3 है। यही दोनों रूप को देख करके हम समझ जाएंगे हैज है, और ये जो वर्क V3 है, वर्क का V3 वर्क होता है, वर्ब का तीसरा रूप है। यही दोनों चीज बताता है क्रिया का रूप। और वर्तमान समय में ये रूप है हैज।
समझ गए ना। अगर पास्ट प्रीवियस टाइम में जाएगा, पास्ट समय पास्ट टेंस में चलेगा तो यहाँ पर हेड हो जाएगा। तो यही क्रिया के रूप को हम देखो हैज को देख करके पकड़ लिए कि वर्तमान है, और V3 को देख के पकड़ लिए कि ये परफेक्ट है। समझ गए ना। V3 बताता है परफेक्ट को, हैज बताता है प्रेजेंट को। क्लियर है। इस रूपये को देख के हम पकड़ लेते हैं कि कौन सा टेंस है। हैज और वर्ब को देख के क्या समझते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज प्रेजेंट को शो कर रहा है, वर्ब जो है परफेक्ट को शो कर रहा है इसमें, इसलिए इसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन टेंस कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये इस बात का वर्णन पहले ही हो चुका है। अगर कोई पूछेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या डिफाइन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हमको क्या कहना है, द फॉर्म ऑफ हर दैट शोज anyone has worked in the present time is called present perfect tense। इसी तरह से आप दिमाग में ले लीजिए, एक डिफिनेशन को अगर आप कंप्लीट करेंगे, याद करेंगे, सब डिफिनेशन हो जाएगा, क्योंकि थोड़े थोड़े का चेंजिंग हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, तो कोई भी जो बाबू टेंस होता है तो उसका पहचान होता है, उसका पहचान होता है। वैसे पहचान सब जगह एक रंग काम नहीं करता है, ये तो जनरल वे में, कॉमन वे में पहचान है। लेकिन कहीं कहीं जो है क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं वह खाता है, ता है तो ता है, ती है रहता है, तो कहते प्रेजेंट टेंस। कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है, अगर समय निर्धारित है कि आगे ये काम इसी समय में होने वाला है, एकदम होगा ही, जैसे मुख्यमंत्री कल पूर्णिया आते हैं या पूर्णिया आ रहे हैं, है लेकिन बोध हो रहा है फ्यूचर का, उसमें नहीं चलना है, नहीं तो हमारा दिमाग जो है, हमारा तो कचरा हो ही जाएगा, आपका भी कचरा हो जाएगा, क्योंकि आपको समझाने में जो है क्या हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे। उस टॉपिक पर चलेंगे तब ये बात होगी। अभी इसको केवल देखिए, जैसे देखिए इसका रिकॉग्निशन, पहचान क्या है भाई, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है। अरे इसको रटने की क्या जरूरत है, सीधा इस बात को समझ लीजिए भाई। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है। वैसे भी समझिए, मैं खा चुका हूं, तो इसका अर्थ क्या हो गया, खाने का काम खत्म हो गया। खा चुका हूं मतलब क्या, खा चुके हैं, खा रहे हैं नहीं, खाते हैं नहीं, खा चुके हैं, काम खत्म, खाने का काम खत्म, खा चुके हैं। मैं खा लिया हूं, या वह खा ली है, मतलब खा चुकी है, या कहिए वे लोग चले गए हैं, ये है आगे आने, इसका मतलब काम खत्म हो गया। वैसे भी तो वाक्य को पढ़ के भी तो पता चलता है भाई, वह खा चुकी है या वह खा ली है, वे लोग खा लिए हैं, वे लोग खा चुके हैं, वे लोग खा लिए हैं, खा चुके हैं, इसका भी अर्थ हो गया कि काम खत्म है खाने का, खा चुके हैं, काम खाने का खत्म। अब वे लोग खा लिए हैं, खा लिए मतलब खा के खत्म हो गया काम, ठीक है, खाने का काम खत्म। अब इससे हमको पता चल रहा है, चिन्ह को भी देख लीजिए, इसमें हमेशा आपको आएगा को, देखिए चुका है में तो को और हो आया है ना, आ को, हर्षिकार को, दीर्घिकार को मत देखिए, को हो, यहाँ भी को हो, यहाँ भी देखिए को हो, एकार ओकार को मत देखिए, मात्रा है, को हो, यहाँ भी देखिए यो हो, यहाँ भी देखिए यो हो, यहाँ भी यो हो, सब में समझिए सीधा को हो यो हो रहे तो समझ जाइए वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कहेंगे सर जी चुका है, चुकी है, जो नहीं भाई, अंतिम वाला को देखिए ना, बात खत्म है। क्या चुका है, चुकी है, कितना तो रटने लगता है, रटने फटने की क्या बात है, जब हम जान गए कि वह खा चुका है तो वैसे तो पढ़ नहीं से पता चलता है काम खत्म हो गया खाने का। अब देखिए इसका उदाहरण दिए हुए हैं, चुका है, देखिए रहीम मुझको बुला चुका है। एक के सेंटेंस को बार बार इसलिए दिए हैं कि एक के सेंटेंस से आपको केवल हमको रूल पकड़ाना है, हमको वर्ड नहीं इसमें सिखाना है, टेंस के रूल को पकड़ाना है। वर्ड सीखने के लिए अलग बात है, इसलिए नहीं तो अलग अलग सेंटेंस जो देंगे ना, कितना स्टूडेंट क्या समझ जाता है, अलग सेंटेंस है ना इसलिए वैसा हुआ, ये फिर अलग है इसलिए वैसा हुआ, नहीं, एक के सेंटेंस है, इसी को सब पर बैठाए। देख लीजिए, रहीम मुझको बुला चुका है, तो देखिए चुका है आ गया कि नहीं, को आ गया कि नहीं, वह मुझको बुला चुका है, इसमें भी चुका है आ गया है कि नहीं, चुका है कहिए या को, हम बताए थे चुका है में भी को है, तो को अंतिम में देखिए आ रहा है। वह मुझको बुला चुकी है, तो देखिए चुकी है आ गया, तो कौन सा सेंटेंस हुआ या कौन सा वाक्य हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। वे लोग मुझको बुला चुके हैं, तो देखिए को आ गया है ना, यहाँ पर देखिए राम और रहीम मुझको बुला चुके हैं, मैं तुमको बुला चुका हूं। अब यहाँ पर देखिए रहीम मुझको बुला चुका है, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं रहीम मुझको बुलाया है,
या है भी लिख सकते हैं, चुका है नहीं लेकर के बुलाया है भी लिख सकते हैं, तो या है आ गया फिर भी वही रहेगा। वह मुझको बुला चुका है तो क्या लिखेंगे, वह मुझको बुलाया है। वह मुझको बुला चुकी है तो हम लिख सकते हैं वह मुझको बुलाई है। बुलाई है लिखेंगे तो फिर भी वही होगा। वे लोग मुझको बुला चुके हैं तो हम लिख सकते हैं वे लोग मुझको बुलाए हैं, बात तो वही होगा। इफिसी मतलब इत्यादि हो गया, बहुत कुछ इस तरह का हो सकता है। दूसरा सेंटेंस भी लिख सकते हो। हम एक ही तरह के सेंटेंस को इसलिए दे रहे हैं कि आसानी से आप पकड़ लें, ठीक है, इसी कारण से ऐसा किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है अब इसका हम क्या पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे कि कैसे बनाना है। बनाना कैसे है, ध्यान से देखिए भाई। सबसे पहले रूल टू ट्रांसलेट। रूल टू ट्रांसलेट का अर्थ होता है अनुवाद के नियम। एट फर्स्ट सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। लाल रंग शायद दिखाई नहीं देता है बढ़िया से, तो चलिए कलर हम चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, उजला में डाल देते हैं, अब तो दिखाई देगा। सब्जेक्ट सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में क्या होता है, कर्ता, हिंदी में कर्ता बोलते हैं, कर्ता कर्म क्रिया। तो कर्ता तब क्या, देन मीन्स होता है तब। तब लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर है, हेज है, हैव है, हेड है, इसमें तो हेज हैव ना होगा हेल्पिंग वर्ब, उधर तो हम लिखे थे। आफ्टर इट, इसके बाद हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। एंड ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आर रिटन इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस, हिंदी इन द एंड ऑफ सेंटेंस, अर्थात सेंटेंस के अंत में, हिंदी से कोई मतलब नहीं है, सेंटेंस के अंत में हम लोग क्या लिखते हैं, ये ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो क्या सब बात होगी, एट फर्स्ट में सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तब क्या लिखना है बाबू, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए तो हैज हैव होगा। अब यहां देखिए इसके बाद क्या लिखना है, थर्ड फॉर्म अर्थात वर्ब का तीसरा रूप, V3 भी बोलते हैं इसको। और यहां देखिए उसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म हुआ, ठीक है, यही लिखना है। अब देखिए उधर हम लोग देखे थे, अब इस पूरे रूल को स्ट्रक्चर बना करके लिख दिए हैं। तो सबसे पहले एस, हैज, हैव, ऑब्लिक मारे हैं, हैज लिखना है चाहे हैव लिखना है, दोनों को नहीं लिख देना है, दोनों को लिखिएगा गड़बड़ हो जाएगा। फिर V3 वर्ब का तीसरा रूप, यही पर थर्ड फॉर्म लिखे थे ना, थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब का तीसरा रूप। ऑब्जेक्ट है, वो से ऑब्जेक्ट होता है, देखिए ऑब्जेक्ट लिखे हैं, अर्थात सब्जेक्ट है, एस से क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले। तब क्या लिखना है, देखिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपका क्या है, हैज है, हैव है, हैज हैव में से दोनों एक लिखना है। फिर क्या है, V3 है। V3 क्या है, देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पर इसी को हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को V3 कर दिए, तो ये सब बात आ गई इसी में। अब क्या है, ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट को क्या लिख दिए, वो से ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए ये हो गया कर्ता, ये हो गया सहायक क्रिया, ये दोनों सहायक क्रिया हो गया। ये क्या हो गया, V3 वर्ब का तीसरा रूप, क्रिया का तीसरा रूप, ये क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कर्म होता है। अब चलिए बढ़िया से देखिए आप लोग, अगर हम इसको बनाना चाहते हैं तो देखिए कैसे बना रहे हैं। रहीम क्या लिखा है, रहीम हैज कॉल्ड मी, रहीम मुझको बुलाया है, या कहिए रहीम मुझको बुला चुका है। यहां पर हम लिखते हैं रहीम, रहीम मुझको बुला चुका है। तो देखिए रहीम मुझको बुला चुका है, हम लिखे हैं रहीम मुझको बुला चुका है। अब देखिए तो सबसे पहले देखिए हम क्या बताए थे बाबू कि सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, रहीम है। तो देखिए तो रहीम हम लिखे हैं कि ना, रहीम लिखे हैं ना यहाँ। अब देखिए अब क्या लिखना है, हैज हैव लिखना है। तो हैज हैव में से दोनों में से क्या सिलेक्शन करना है, यहाँ पर हैज होगा, क्या होगा, हैज होगा। तो देखिए यहाँ पर हैज लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, हैज लिखे हैं। फिर यहाँ देखिए अब क्या है, V3 तो वर्ब का तीसरा रूप, बुलाना का अंग्रेजी क्या होता है, कॉल, कॉल का V3 क्या होगा, कॉल्ड, कॉल्ड हो गया, कॉले का V3 कॉल्ड होता है। हम लोग लिखते हैं ईट, एट, ईटन, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, इस तरह से होता है ना। V1 V3 को याद कीजिए, कुछ याद करना पड़ेगा, स्टॉक रखना चाहे वर्ड का रखना होगा। अगर वर्ड का स्टॉक नहीं रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। डेली बुझिए ना 10 से 10 वर्ड याद करना है, तो महीना में 300 हो जाएगा।
बहुत बड़ी बात नहीं है। 10-10 रुपया डेली जमा कीजिएगा तो महीना में 300 रुपया हो जाएगा। समझिए रुपया जमा कर रहे हैं, वह भी क्या है, वर्ड भी एक धन है, दौलत है, उसी से काम होगा ये इसमें अंग्रेजी में। अब देखिए अब क्या है, मुझको है तो मुझको का अंग्रेजी क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो गया। मुझको क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए रहीम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। चुका है तो चुका है के लिए हम लोग हैज हैव का यूज करते हैं, तो देखिए हैज हैव दोनों में से हैज का यूज करेंगे यहाँ। फिर क्या है यहाँ देखिए V3 है तो V3 बुलाना है, बुलाना हिंदी है, इसका इंग्लिश क्या होता है, कॉल होता है, तो कॉल का V3 क्या होगा, कॉल्ड होगा। फिर यहाँ मुझको है तो मुझको का क्या, मी होगा। ये तो हम लोग स्ट्रक्चर पर बनाए। बिना स्ट्रक्चर का भी तरीका है। देखिए क्या तरीका है, सबसे पहले देखिए शुरू वाला का अंग्रेजी लिख देंगे। रहीम का अंग्रेजी क्या होगा, तो रहीम का रहीम ना लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, रहीम। उसके बाद जो अंतिम में ध्यान दीजिए, चुका है, चुकी है, तो इस हाय के लिए हम लोग हैज हैव का यूज करते हैं। चुका है, चुकी है, या है, ई है, तो जो काम खत्म होने का बोध होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाय के लिए, हूं के लिए, इस सब के लिए हैज हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हाय के लिए हम लोग हैज लिखेंगे, और काम खत्म हो चुका है तो इसलिए बुलाना का भीतरी क्या होगा, कॉल्ड होगा। और अंतिम में क्या, मुझको है तो मुझको क्या होगा, मी होगा। तो देखिए आराम से हम बना देंगे कैसे, रहीम लिख दीजिए। अब अंतिमे से चलिए, शुरू वाला का अंग्रेजी लिख दीजिए, अंतिमे से स्टार्ट कीजिए। अंतिम में क्या है, हाय है, तो हाय के लिए क्या लिखेंगे, हैज होगा। अब बुला चुका, तो बुला चुका के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बुलाना में चुका लगा हुआ है आगे में, तो समझ जाइए बुलाना का V3 होगा। अब बुलाना में या भी रहता लगा हुआ है तो समझ जाइए, यहाँ पर चिन्ह बताए थे ना पहले, बुलाना के साथ अगर बुला के साथ या होता, बुलाया है, तो फिर भी हम लोग V3 लिखते हैं। समझ जाइए, अगर यहाँ पर कोई क्रिया हो, बुलाना हो कि पढ़ना हो कि लिखना हो, उसके आगे में चुका रहे, चाहे बुलाया या रहे, तो फिर भी समझना है कि बाबू यहाँ V3 लिखना है। तो बुलाना का V3 क्या होगा, कॉल्ड होगा। अब इसके इधर ये क्या है, मुझको है तो मुझको का अंग्रेजी मी हो गया, बन गया। क्या किए देखे आप लोग बढ़िया से कि नहीं देखे, देखिए सबसे पहले पहला का अंग्रेजी लिख दीजिए, रहीम है तो रहीम का। अब अंतिमे से शुरू कीजिए, हाय के लिए हैज लिखिए, हाय के लिए हैज लिखिए। अब बुला चुका है तो बुलाना का V3 लिख दीजिए, कॉल्ड। पहले क्या किए, रहीम को लिखे, फिर हाय का लिख रहे हैं यहाँ, फिर बुला चुका का लिखेंगे, फिर बुला चुका का कॉल्ड हो गया, तब मुझको का लिखिए, मी। क्या देखे, शुरू वाला का अंग्रेजी लिख करके अंतिमे से इधर पीछे बढ़ जाइए, मुझको तक हो गया। नहीं हो जाएगा काम, कहीं स्ट्रक्चर नहीं भी जानते हैं फिर भी काम चलेगा। अधिकतर जगह यह तरीका काम करता है, कहीं कहीं थोड़ा सा इधर उधर होगा तो उसके लिए भी उपाय है, ठीक है, उसकी भी बात हम बताएंगे। जहां आप लोग फंसेंगे वैसा समस्या आएगा तो उसके बारे में बताएंगे हम। तो इसमें भी वही काम किए हैं। देखिए जैसे है यहाँ पर लिखा हुआ, वह मुझको बुलाया है या वह मुझको बुला चुका है, तो वह का अंग्रेजी ही होगा। है तो क्या होगा, हैज होगा। अब बुलाना का बात है तो बुलाना का V3 क्या होगा, कॉल्ड होगा। तब इधर क्या होगा, मी है तो मुझको का मी हो गया। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से देखिए, वह मुझको बुलाई है या बुला चुकी है तो शी हैज कॉल्ड मी। फिर यहाँ चलिए आगे, आगे क्या है, वे लोग मुझको बुलाए हैं तो दे हैव कॉल्ड मी। इस तरह से देखिए, राम एंड रहीम हैव कॉल्ड मी, राम और रहीम मुझको बुलाए हैं। आई हैव कॉल्ड यू, मैं तुमको बुलाया हूं या मैं तुमको बुला चुका हूं। तो समझ रहे हैं बात को ना, कितना आसान है, कोई दिक्कत है इसमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वह मुझको बुलाया है, यहाँ पे लिखिए तो लिखते हैं, वह मुझको बुलाया है या बुला चुका है, बुलाया है या बुला चुका है, बात एक ही होगा। तो वह का अंग्रेजी क्या होगा, ही होगा। अब अंतिम से चलिए, हाय से, हाय के लिए क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे। अब बुलाया बताए थे बाबू, क्रिया में अगर या लगा रहे चाहे चुका लगा रहे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बुलाना का V3 लिखेंगे। बुलाना का इंग्लिश में अंग्रेजी क्या होता है, कॉल होता है, तो कॉल का V3 क्या होगा, कॉल्ड होगा। समझ जाइए, बुलाना में अगर या लगा है या चुका लगा है, समझ जाइए ये भी वर्ब का तीसरे रूप है हिंदी में। क्लियर बात, हटाइए। और तो यह जब तीसरा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, बुलाना का इंग्लिश कॉल होता है, कॉल का V3 कॉल्ड हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, पहले वह का अंग्रेजी लिखिए, तब हाय का लिखिए, हैज हो गया। शुरू से देखिए, वह का अंग्रेजी ही हो गया। अब यहीं से बोले हैं स्टार्ट कीजिए, हाय का अंग्रेजी
हैज हो जाएगा। फिर इसके बाद बुलाना है, बुलाया, तो बुलाया का अंग्रेजी भी क्या होगा, कॉल्ड होगा। भी हमेशा लिखना है, हमेशा। और फिर इसके बाद मुझको है तो मुझको अंत में लिखिए, यानी कि शुरू का लिख करके अंतिम में से इधर बढ़ जाइए, सबका उसी तरह से होगा, सबका उसी तरह से होगा। अब कहेंगे आप सर जी हैज और हैव में तो हमको समझ में नहीं आया, आप हैज हैव के बारे में तो कुछ बतेबे नहीं किए। हाँ बताएंगे, अंतिम तक बने रहिएगा, तब ना बीच में वीडियो को मतलब देखना छोड़ दीजिएगा, मेरे टीचिंग को छोड़ दीजिएगा, हट जाइएगा, तब तक समझ में बात कैसे आएगी। हैज हैव का बात है, हम पहले बताए थे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जब सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन, उसमें भी सिंगुलर हो, प्लुरल नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, उसमें हैज लगाएंगे। है यहां पर नहीं लगाए हैं, देखिए रहीम है तो हैज लगाए, राम एंड रहीम है तो हैज नहीं लगाए, हैव लगा दिए। लगा दिए कि नहीं लगा दिए, तो समझ जाइए इसका मतलब है यह थर्ड पर्सन तो है, लेकिन थर्ड पर्सन रहते हुए भी प्लुरल है, बहुवचन है। दो आदमी हो गया तो बहुवचन नहीं हो गया, एक नाम है तो सिंगुलर हुआ और दो नाम है तो प्लुरल हो गया, इसलिए हैव होगा। एक तरीका और बताया कि हम जिसको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं आता है, तो सीधा समझिए जिसके साथ इज होगा, जिस कर्ता के साथ इज होगा, समझ जाइए वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। जैसे रहीम इज ए बॉय लिखेंगे, मान लीजिए इस सेंटेंस को नहीं बना रहे, दूसरी जगह चलिए बात को लेकर के, रहीम इज ए बॉय होगा कि रहीम एम ए बॉय होगा कि रहीम आर ए बॉय होगा, होगा कभी? यहां पर रहीम इज ना होगा जी, तो जब इज होगा तो समझ जाइए हैज होगा। और यहां देखिए सी इज ए गर्ल लिखेंगे या सी इज ब्यूटीफुल लिखेंगे, तो जब इज हुआ तो हैज होगा। समझिए इज में भी देखिए, इज में भी एस है, हेज में भी एस है, तो दोनों तो दोस्ते समझ जाइए, इज में भी एस रहता है, हेज में भी एस रहता है, समझिए दोनों फ्रेंड है, तो जहां पर इज लगता है वहीं पर हेज होगा इस टेंस में। समझ गए बात को? अब देखिए दे है, दे इज को लिखता है, दे आर बॉयज लिखता है ना, इसलिए इज नहीं लगा, इसलिए हैव होगा। यहां देखिए राम एंड मोहन इज नहीं होता है, इज तो सिंगुलर के लिए लगता है जी, राम एंड मोहन आर बॉयज होगा, इसलिए इज नहीं हुआ, इसलिए हैव होगा। यहां देखिए आई हैव कॉल्ड यू, आई के साथ कोई इज लिखा है, आई इज ए बॉय नहीं लिखता है, नहीं लिखता है, इज जब नहीं होगा तो क्या होगा, हैव होगा। आई इज नहीं होता, आई एम होता है। इज जहां नहीं लगे वहां हैव लिखना है, जहां जिस कर्ता के साथ इज लग जाए उसमें हैज लिखना है। फिर से सुन लीजिए, जिस कर्ता को सब्जेक्ट बोलते हैं, तो जिस कर्ता में सब्जेक्ट में इज नहीं लगे, आई इज नहीं होता है, वहां पर हैव लिखेंगे, जिसके साथ इज होगा उसमें हैज लिखेंगे, कहीं कुछ नहीं बचा। आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब वाक्य को एक जगह ले लीजिए हिंदी का, तब इसको देखिए जो एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई सब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट हो गया। सीधी सी बात है, जब भी3 हो हैज हो तो समझना चाहिए भी3 है, सॉरी परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, या नहीं तो हैव हो भी3 हो तो समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट है, क्लियर है। यानी कि या है, ई है, चुका है, चुकी है, को हो, यो हो, पहले हम बता चुके हैं। ऐसा रहे तो हमेशा हैज है भी3 लगता है, हैज है भी3 लगता है, सीधी सी बात समझ लीजिए। कहीं भी सेंटेंस देख लीजिए, या है, ई है, चुका है, चुकी है, अंतिम में है, तो उसमें हैज हैव भी3 का यूज होगा, हैज हैव भी3 का यूज होगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप में हमेशा जो है बने हुए रहिए, ठंडी में डटे हुए रहिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।